हेलो हेलो हेलो। आ जाओ भाई फटाफट से, मैं लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, फिर करते कक्षा शुरू भाई। आ जाओ आ जाओ, आ जाइए आ जाइए आ जाइए रे। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में 3:20 के शुभ समय के ऊपर आप सभी का फिर से स्वागत करूं। तो सुना दो क्या अंतर, आ जाओ फटाफट से। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता भाई, आप ही ने जीके की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और जीके के अंदर हमारी पॉलिटी है वो चलने लग रही भाई, यानी राजनीति। ठीक है, और पॉलिटी के अंदर भाई हमारी करीबन 6 क्लास हो चुकी है। आज हमारी 7वें नंबर की क्लास है, जिसके अंदर भाई हम लोग एक तो जितने भी हमारे भारत के अंदर राज्यों का निर्माण हुआ था, हम लोगों ने देखा कि कल वाली क्लास के अंदर भाषा के आधार पर हमारा पहला राज्य कौन सा था, आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 के अंदर हमने भाषा के आधार पर उसका निर्माण किया था। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी कल। आर्टिकल नंबर 1 से 4 यानी कि जो संविधान का भाग नंबर 1 है उसके बारे में भी चीजें पढ़ी, यानी काफी चीजें हमने कल क्लियर करने की कोशिश करी। आज भाई फिर भाई वही भाषा के आधार पर जो राज्य बने थे उसी के लिए भाई कुछ आयोग भी बनाए गए थे, मैंने आपको कल करवाए थे। जेवीपी समिति थी, एसके धर आयोग था। ठीक है, आज एक और समिति है फजल अली आयोग है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में जो भारत के अंदर राज्यों का निर्माण हुआ, जैसे गोवा का निर्माण कब हुआ, आंध्र प्रदेश का कब हुआ, अरुणाचल प्रदेश का कब हुआ। ठीक है, और भाई जैसे गुजरात है, मुंबई है, महाराष्ट्र है, इनको किसके तहत, कौन से आर्टिकल के तहत विशेषाधिकार प्राप्त है। ठीक है, साथ के साथ जो भी हमारा नागरिकता वाला टॉपिक है, मतलब आज की क्लास 1 से 1.5 घंटे की होगी और इसके अंदर हम लोग काफी कुछ टॉपिक है निपटाने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग भाग नंबर 2 और भाग नंबर 1 का जो बचा हुआ पोर्शन है इसको कंप्लीट करने का काम करेंगे, सारे के सारे को निपटा देंगे भाई। ट्रिक से याद करवाने की अपनी गारंटी होगी। क्लास के अंदर एंटरटेनमेंट की पूरी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, वेरी गुड भाई। एंड के बाद भाई वीडियो अनुभव पंडित बैच के अंदर मिलती है, जॉब्स टारगेट के नाम से आपको अपना ऐप मिला प्ले स्टोर पे, उसको डाउनलोड करके उसके अंदर कोर्स खरीद सकते हो, उधर मिलेगी वीडियो। ये यूट्यूब पे फ्री चलती है, उसके बाद हटा दी जाती है यूट्यूब से। करें भाई, रशियन विज्ञान की क्लास कब लगाओगे सर, कौन सा है वो? मनदीप राजली, रशियन विज्ञान की क्लास कब लगाओगे भाई? भाई मनदीप राजली, जिस दिन आप रशियन का इंतजाम कर दोगे उस दिन लगा देंगे रशियन विज्ञान की क्लास। देखो भाई फजल अली, अब देखो मैंने आपको कल 2-3 आयोग बताए थे, आप लोगों की चीजें याद भी होंगी। हमने एसके धर आयोग की बात करी, हमने जेवीपी समिति की बात करी, और अंत में 1953 में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, पोट्टी नाम था जिसका, पोट्टी श्री रामुलू। ठीक है, उन्होंने 56 दिन के अनशन पे जाके और अपनी मृत्यु की प्राप्ति कर ली थी। ठीक है, जिसके बाद क्या है, पहला भाषा के आधार पर जो स्टेट है आंध्र प्रदेश, उसका गठन किया गया था। ये चीजें हमने कल पढ़ ली थी। अब भाई फिर भाई जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भाई, उनके द्वारा एक और आयोग का गठन किया गया, फजल अली आयोग। इसका गठन भी इसीलिए किया गया था भाई, क्या हमने जो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया, क्या वो सही है या नहीं है। ठीक है, इस आयोग के अंदर भाई मेनली 3 सदस्य थे भाई। जो फजल अली था वो इस आयोग का हेड था, यानी कि लीडर था। ठीक है, इसीलिए इस आयोग का नाम भी किसके आधार पर रखा गया, फजल अली आयोग के नाम पे रखा गया। और इसका काम क्या था, ये तो पता लग गया ना, फजल अली आयोग का काम क्या था भाई, भाषा के आधार पर जो राज्यों का जो गठन करना था भाई, स्पेशल भाषा के आधार पर ये राज्य बनाना या नहीं बनाना, उसकी जांच के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। 2 सदस्य और भी थे, KM पणिक्कर और HN कुंजरू। इनके नाम नहीं पूछे जाते, फिर भी आपको फॉर जनरल नॉलेज आपको बताने लगे रहो। नाम आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि फजल अली आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली ही क्या थे, इस आयोग के अध्यक्ष थे। और ये जो 2 नाम है ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ वैसे ही बताया है। ठीक है, इसका गठन भी कब हुआ था, अगर इसका गठन भी आपसे पूछ लिया है तो इसका गठन भी कब हुआ था, साल 1953 के अंदर ही भाई, जिस टाइम हमारा भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना था ना आंध्र प्रदेश, उसी टाइम पे 1953 के अंदर ही क्या इसका गठन हुआ था। 1953 के अंदर ही, याद होगा कल करवाया था, पोट्टी श्री रामुलू, उसका निधन हुआ था अनशन के बाद। ठीक है, तो इस आयोग ने कुछ रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट एग्जाम के अंदर पूछी जाती है भाई, इसने कौन कौन सी रिपोर्ट पेश की थी, मतलब भाई जैसे इसको टाइम दिया 6-7 महीने के अंदर भाई तू चेक करके बता कि क्या हमें भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसने भाई 3 पॉइंट पेश किए कि एक राज्य एक भाषा, यह सिद्धांत है गलत है।
मतलब भाषा के आधार पे उसके लिए ही इसका गठन किया गया था। इसने क्या दिया मतलब भाई कि भाई आप ये जो चीज बनाने लगे रहे हो नेहरू जी कि आंध्र प्रदेश के अंदर बस सिर्फ ये भाषा बोलने वाले रहेंगे, कर्नाटक के अंदर कन्नड़ भाषा बोलने वाले रहेंगे, तो ये एक राज्य की एक भाषा वाला सिद्धांत है, ये आपका गलत है। तो पहला इन्होंने क्या पॉइंट दिया, एक राज्य, या तो एग्जाम के अंदर कि एक राज्य एक भाषा, ठीक है, ये जो पॉइंट था, ठीक है, एक राज्य एक भाषा, ये जो पॉइंट था इसको गलत किसने ठहराया, तो किसी ने फजल अली आयोग के द्वारा के सिद्धांत को गलत ठहराया गया, के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया किसने भाई, फजल अली आयोग ने भाई। ठीक है भाई, एक राज्य एक भाषा का कोई सिद्धांत नहीं होना चाहिए। हाँ भाई पंजाब है तो पंजाब के अंदर पंजाबी भाषा वाले ही रह सकते हैं, नो, हिंदी भाषा वाले भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को इसने गलत वो चीजें बताई हुई। ठीक है, अब इसने क्या बताया दूसरी चीज भाई राज्य का जब भी आप पुनर्गठन करो ना तो उसके अंदर भाषा है वो आधार उसका बन सकती है। जैसे समझाता हूं, अब जैसे मान लिया हमने पंजाब बना दिया तो पंजाब के अंदर भाई पंजाबी भाषा वाले लोग रह सकते हैं भाई, ये उसका आधार बन गया कि हाँ भाई पंजाब के अंदर पंजाबी बोलने वाले रहेंगे। लेकिन ये रूल नहीं बना सकते हम लोग कि पंजाब के अंदर पंजाबी से अलग कोई रह ही नहीं सकता। ये पॉइंट भी हमारा गलत है। पहला पॉइंट तो क्या बोला कि एक राज्य एक भाषा का सिद्धांत गलत है भाई, एक राज्य के अंदर सिर्फ एक ही भाषा के रहे। दूसरा, भाषा के आधार पर हम राज्य का नाम रख सकते हैं, जैसे पंजाबी भाषा के आधार पर हमने पंजाब रख दिया, कन्नड़ भाषा के आधार पर हमने कर्नाटक रख दिया, ठीक है, और जैसे मतलब मान लिया तेलुगु के हिसाब से तमिलनाडु रख दिया। तो हम भाषा के आधार पर राज्य का नाम रख सकते हैं, लेकिन उसके अंदर ये जो रूल बना दिया कि हाँ भाई तमिल वाले उसके अंदर तमिलनाडु के अंदर ही रहेंगे, ये सिद्धांत गलत हो जाए। वहां पर हिंदी भाषा वाले लोग भी रह सकते हैं। ठीक है, तो क्या चीज बोली इसने, दूसरा पॉइंट क्या था कि राज्य का जो गठन करते हो आप लोग वो भाषा के आधार पर कर सकते हो, उसका नाम वगैरह जो भी चीज रखते हो भाषा के आधार पर रख सकते हो, लेकिन क्या है उसको मतलब कि कंपलसरी मत करो भाई यहां पर यही भाषा के रहेंगे। ठीक है, तो यानी कि दूसरा पॉइंट क्या दिया कि राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, राज्य के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बना सकते, एक बेस बना सकते कि हाँ भाई इस भाषा के आधार पर हम यहां पर राज्य के अंदर सारी फैसिलिटी देंगे। ठीक है, मुख्य आधार बनाया जा सकता है, लेकिन ये रूल नहीं बना सकते भाई यहां पर सिर्फ पंजाबी ही रहेंगे, फिर तो यार वो एक तरीके से अलग देश ही बन गया। अब मैं ये रूल बना दूं कि पंजाब के अंदर सिर्फ पंजाबी भाषा के लोग रहेंगे, गुजरात के अंदर सिर्फ गुजराती भाषा के लोग रहेंगे, ये तो भाई फिर एक अलग से देश ही बन गया। गुजरात के अंदर गुजराती रहेंगे और दूसरा कोई रह ही नहीं सकता, ये तो गलत रूल हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप आधार बना सकते हो भाई, जैसे मान लिया गुजरात के अंदर भाई सारे काम गुजराती भाषा के अंदर होंगे भाई, कोई भी ऑफिशियल वर्क लगा लिया कुछ भी लगा लिया वो गुजराती भाषा के अंदर हो सकता है। यानी भाषा को मैंने एक आधार बना लिया, बेस बना लिया उस राज्य का, लेकिन उसको ये नहीं रूल बना सकते भाई यहां पर सिर्फ यही लोग रहेंगे, कोई भी रह सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट भी क्या है, फजल अली आयोग के द्वारा पेश किया गया, ये पॉइंट याद होना चाहिए। एक मैंने आपको कल 4 राज्यों की श्रेणी बताई थी भाई, कै श्रेणी के राज्य, ख, ग और घ। ठीक है, 4 श्रेणियों के राज्य नहीं बताए थे भाई। कै के अंदर भाई जहां पर भाई गवर्नरों ने शासन किया है, ठीक है, दूसरी के अंदर भाई यहां पर शाही शासन था, तीसरी के अंदर जहां पर मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर ने शासन किया था। याद आया कुछ? तो मैंने कल 4 राज्यों की श्रेणी बताई थी। ठीक है, तो ये जो 4 राज्यों की श्रेणी है ना भाई, क्या वाला सिस्टम, इसको समाप्त करने का भी जो सिद्धांत है वो फजल अली आयोग ही आपका लेके आया भाई। क्या लेके आया भाई आपका भाई, जो मैंने राज्य बांट रखे हैं, ठीक है, राज्यों की कै, ख, ग, घ वाले सिस्टम को समाप्त करने का सुझाव दिया भाई, करने का सुझाव। यह भी किसने दिया? फजल अली आयोग ने दिया। अब ये जो फजल अली आयोग था ना, जिस टाइम ये लास्ट के अंदर पहुंचा भाई, ठीक है, तो एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया भाई लास्ट के अंदर भाई। क्या आया है कि यहां पर लिख दूं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम। पुनर्गठन का मतलब समझ गए भाई, राज्यों का हमको दोबारे से गठन करना है। अधिनियम का मतलब हो गया कानून भाई, राज्यों को दोबारे से गठन करने से रिलेटेड एक कानून बन के आया, जो कि कब आया? साल 1956 के अंदर आया। 56 का मतलब हो गया छपना, यानी इतिहास के अंदर छपने के लिए ये कानून आ गया कि हाँ भाई अब हम लोग इतने राज्य बनाएंगे, इतनी यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। इसके तहत भाई हमने टोटल कितने, इसके तहत हमने भाई 14 तो राज्यों का निर्माण किया।
प्लस में 6 हमने यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया भाई। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम, अधिनियम का मतलब होता है कानून, जो कि 1956 के अंदर आए इतिहास में छपने के लिए, उसके तहत है कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हमारा हुआ था। याद कैसे, 14 चौक 56 हुआ है, 14 4 जा 56 होते हैं, तो 4 के अंदर जो 14 चौक, यहां पर 4 एज्यूम करो, 14 चौक 56, हाँ 1956 हो गया, ठीक है। 4 + 2 6 आपकी यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो, ठीक है। तो यानी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर, फिर बताने लग रहा हूं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत है कितने राज्यों का गठन किया गया, 14, कितने यूनियन टेरिटरी का गठन किया गया, 6 यूनियन टेरिटरी का हमारा गठन किया गया था। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, हाँ। बिल्कुल, आर्मी मैन कहने लग रहा है आगरा, अलीगढ़ और मथुरा वाले अपने हाथ ऊपर करो। भाई पढ़ ले, ठीक है, बकवासबाजी ना करो, जो चुपचाप क्लास में पढ़ाना का पढ़ ले, मैं और कुछ ऊपर करवा दूंगा, पढ़ ले चुपचाप, बकवासबाजी ना कराया करो। अरे नाम ही आर्मी मैन, आर्मी का नाम बदनाम ना कराया करो, तारा भर के टुच्चे आदमी नाम लिख के बैठ जाओ। आर्मी बहुत रिस्पेक्टफुल चीज़ है। कर देंगे भाई, महाकाशी कर देंगे चेंज, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एनडी शायरी करवा दूंगा, 4:30 बजे तक क्लास खत्म करवा देना, करो टेंशन, ठीक है। तुम पढ़ाई में ध्यान दो बस। अरे सिक्किम वगैरह वाला सारा करवाऊंगा, सिक्किम के अंदर अलग सीन था, सिक्किम के अंदर एक वंश का शासन होता था, सारी चीजें करवाऊंगा, आगे टेंशन ना ले, आगे जब आएगा ना सारी चीज कराऊंगा। सिक्किम के ऊपर वंश था, एक राजशाही वंश था, ठीक है, उसका शासन चला था अपना 1947 तक, उसके बाद हमने उसको कब्जे में लिया था, वो भी चीजें करवाऊंगा, टेंशन ना ले, सारी चीज करवाऊंगा, ठीक है। अब ये चीजें आप लोगों के क्लियर होगी भाई। अभी तक देखो हमने जो चीज पढ़ी, आप देखो एक कंसेप्ट दिमाग में रखो, एक कहानी की तरह। हमने 3 आयोगों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन से आयोग था? सबसे पहले था एसके धर आयोग, उसने भी किस चीज का विरोध किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यानी कि जो लैंग्वेज के बेस पे आप किसी भी स्टेट का गठन नहीं कर सकते, किसी भी स्टेट को नहीं बना सकते, उसने भी विरोध किया। सेकंड नंबर पर जो जेवीपी समिति थी, जवाहरलाल नेहरू वाली, वल्लभ भाई पटेल वाली, ठीक है, उसने भी क्या है, इस चीज का विरोध किया। फिर एक वो था पोटी श्री रामुलु, उसने अनशन किया 56 दिन का, तो उसके बाद क्या 1953 की बात है, तो हमको मजबूरी में मतलब एक पहला भाषा के आधार पर स्टेट बनाना पड़ा आंध्र प्रदेश, ठीक है। उसके बाद फिर अगला आयोग आया फजल अली आयोग, इसके अंदर भी 3 सदस्य थे, इसने भी क्या भाषा के आधार पर गठन को क्या है विरोध किया। इसने बोला राज्यों का आप नाम रख सकते हो भाषा के आधार पर, लेकिन वहां पर ये कंपल्सन नहीं लगा सकते, यहां पर इसी भाषा के लोग रहेंगे, ठीक है। अगली चीज ने क्या किया, राज्यों की जो श्रेणी हमने बांटी थी, कल हमने पढ़ी थी इन श्रेणियों के बारे में, भाई ये भी गलत सिस्टम है। इसके अलावा फिर एक राज्य पुनर्गठन अधिनियम है, राज्यों का हम लोग दोबारा से गठन करेंगे नए सिरे से, ठीक है, अलग अलग आधार पर। तो वो 1956 के अंदर आए इतिहास में छपने के लिए, जिसके साथ 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज का हमने गठन करने का काम किया। भाई इतनी चीजें क्लियर है या नहीं, एक बार के लिए कमेंट करके बता दो, फिर मैं आगे चलूंगा। अब हम राज्यों के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ था, कैसे हुआ था, थोड़ा सा उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का काम करें। जो विस्तार पूर्वक अध्ययन करना हो आपको मेनली गोवा, दमन और दीव का करना है, बाकी राज्यों का आपको विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर उनका डीपली नहीं पूछा जाता, डीपली सिर्फ गोवा, दमन और दीव का पूछा जाता है, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे राज्य, हर एक का डीपली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो पूरा ही नहीं होगा। क्लियर है ना, एक बार कमेंट करके बता दो हाँ, ताकि मेरा कोई हो जाए, हमें किसी के कोई दिक्कत ना हो। गुरु जी एक क्वेश्चन था कि यूपीएसआई के लिए सही रहेगी ये क्लास आपकी। भाई जी देखो मिस्टर चौधरी, यूपीएसआई के अंदर अगर इंडिया जी क्या आती है ना, चाहे आप, मैं कहने लग रहा यार, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, जहां पर इंडिया जी क्या आते हैं ना भाई, इससे ज्यादा डीप मेरे हिसाब से नहीं मिलेगी आपको। बहुत डीप करवाने लग रहे हैं आप लोगों को एग्जाम के बिहाफ पे, मैक्सिमम बुकों के अंदर भी डीप नहीं मिलती इतनी, ठीक है। मतलब पूरी कोशिश है भाई आपकी, जैसे मान लो कोई भी बुक से आप पढ़ते हो भाई, उससे मैं ज्यादा ही डीप करवाऊं, ताकि आपको एग्जाम के अंदर, मेरा पता है भाई मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद ये भाई, अब आपने जैसे जीके पढ़ ली ना भाई, अब जैसे 1 साल की कोर्स की वैलिडिटी है, मान लिया 4-5 महीने के अंदर, 5 महीने के अंदर जीके हमारी पूरी होगी, उसके बाद
आपको कहीं से और से जिक्के पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आप कोई मॉक टेस्ट भी दो, प्रीवियस ईयर के पेपर भी अटेम्प्ट करो, तो आपको खुद के अंदर ये कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ भाई मैंने वहां से जिक्के पढ़ रखी है और मेरे को सारी चीज आती है, मेरे को अब और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब भाई मैं ऐसा चाहता हूं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। पिछली बार जब मैंने जिक्के करवाई थी पिछली साल 2024 के अंदर, वो भी मार्च के महीने के अंदर स्टार्ट करवाई थी, वो भी मैंने करवाई थी अपने लेवल पे अच्छी करवाई थी। लेकिन उस टाइम जैसे भाई देखो समय के साथ साथ है ज्ञान बढ़ता जाता, नॉलेज बढ़ती जाती, तो उस टाइम मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, थोड़ी कम नॉलेज थी, तो इस वजह से मैं ज़्यादा डीपली नहीं करवाता था। मैं ऐसे सोचता था भाई मोटा मोटा करवा देता हूँ भाई, इसी के अंदर से मैक्सिमम चीज़ें फंस जाएंगी। लेकिन फिर जब मैंने खुद ने भी एग्ज़ाम दिए, खुद ने भी और बहुत सारे पेपरों का एनालाइज किया, तब मैंने ये चीज़ फील करी कि भाई मोटी मोटी करने से काम नहीं बनेगा, डीपली ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपकी बात बनेगी, तभी एग्जाम के अंदर पर्सन फंसेंगे, ठीक है। अगर आपको जिक्के में अच्छा स्कोर करना, जैसे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो या किसी भी और एग्जाम के, एसएससी के भी, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, अगर आपको मान लिया 50 में से अगर अच्छा स्कोर करना है, आपके कम से कम 30 के आसपास का स्कोर आ जाए, 30-35 के आसपास, तो आपको डीपली पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी, तभी जाके ये बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। चाहे आप कितना ही माथा मार लेना, कहीं से मार लेना, एक बार जोर आएगा। अब जैसे आप लोगों को ये चीज पढ़ते हुए जोर आता होगा कि हाँ भाई इतना डीपली करवाने लगे रहे हैं, पागल हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत सारे बच्चे इस चीज सोचते होंगे, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, ये सोच लेना। आपके पास देखो दो ऑप्शन है, या तो 6 महीने भाई जैसे तैसे मन को रोक के चीजें पढ़ लो, या फिर अगले 1.5-2 साल खराब करने के बाद फिर दोबारा घूम फिर के इसी चीज पे आना पड़ेगा। चॉइस आपकी है, करना पड़ेगा डीपली तभी बात बढ़ेगी, वरना नहीं बनेगी। चॉइस आपकी है, या तो अभी कर लो या फिर 1-2 साल धक्के खा के फिर दोबारा करनी पड़ेगी। मेरे से नहीं और किसी से करनी पड़ेगी, मतलब करनी जरूर पड़ेगी, डीपली ही करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बने। भाई हमने खुद ने एग्जाम दी है, खुद ने एक एक चीज ये फील करी है कि कहां पर क्या कमी रहती है, हमको खुद को पता है कि भाई यहां पर बच्चा गलती करता है, क्योंकि हमने खुद ने वो गलतियां की हैं भाई। यहां पर एग्जामिनर, अब भाई मैं सच्ची बताऊं, अब मैंने जब मेरा सीपीओ 2024 क्लियर हुआ, 2023 क्लियर हुआ, सीएचएसएल 2024 क्लियर हुआ, रिजल्ट की पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम के अंदर डाल रखी, आप सभी को पता भी हुआ मैक्सिमम साथियों को, ठीक है। अब भाई कम से कम मैं बताता हूं आपको 250 से 300 मॉक दे रखे हैं, 250 से 300 अकेले सीपीओ सीएचएसएल इनके, सीजीएल के अलग रह गए, तो इतने मॉक प्रीवियस ईयर के दे रखे, तो अपने आप ये चीज पता लग जाती है, एग्जामिनर की चीजें पकड़ में आनी स्टार्ट हो जाती है, कौन सी चीज एग्जामिनर देता है और कहां से कैसे देता है, मतलब खुद को फील होना स्टार्ट हो जाता है कि हाँ भाई यहां पर ये चीज पक्का मिलेगी। मतलब इतनी एक्सपर्टी हो गई थी अंदर से, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कोई क्वेश्चन आता भी नहीं था ना भाई, मान लिया भाई ये क्वेश्चन नहीं आता, तो भी इतना एक्सपर्ट बन गए थे, उसका एनालाइज कर करके जैसे टेस्ट देते, टेस्ट के बाद उसका एनालाइज करते थे, खुद ये फील हो जाता 4 ऑप्शनों के अंदर से भाई ये ऑप्शन पक्का मिलेगा 99%, और मतलब ये होता था भाई 4 के अंदर से 3 तो सही मिलते थे, अगर तुक्का भी मारते थे तो भी। तो आप लोगों को भी इतनी प्रैक्टिस करनी है भाई कि कल को अगर मतलब आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ जाओ, और ये चीज ये नहीं होगी, ये मत सोच लेना कि भाई 6 महीनों के अंदर ही मैं 300 मॉक लगा दूं, नो, समय लगेगा, इधर 1.5 साल माथा मारा था तब जाके वो चीज अचीव हुई थी, ठीक है। तो मेहनत लगती भाई, डेडिकेशन, त्याग, सब कुछ करना पड़ेगा। सुबह सुबह 5-5, 6-6 बजे उठते थे भाई, और रात के 11-11 बजे तक यूट्यूब पे भी पढ़ाना, खुद की सेल्फ स्टडी भी करनी, खुद के एग्जाम की भी तैयारी करनी, सारी चीज मेंटेन करता था भाई, ठीक है। ऐप के अंदर भी चीजें डालना वगैरह वगैरह बहुत चीजें होती थी। चलिए अब आगे, तो ये चीज हमने पढ़ ली भाई। अब हम लोग राज्यों के बारे में बताए, राज्यों के गठन के बारे में भाई क्या कुछ मामला है, क्या कुछ चीजें भाई। देखो भाई, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं भाई गोवा राज्य के बारे में भाई। गोवा वाले बीच पे बेबी फोटो खींच के गरम गरम हवा चलाएंगे, बेबी आंखें मीच के, ठीक है भाई। अब जैसे गोवा राज्य के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग मैक्सिमम जने ये सोचते हो जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ तो गोवा भी हमारे पास ही होगा, नहीं, गोवा हमारा पार्ट नहीं था, गोवा पुर्तगाली जो देश के लोग थे उनके अधीन था भाई। जैसे हमारा देश आजाद हुआ था गोवा हमारे पास नहीं था, वो पुर्तगालियों के अधीन था। इसको मैंने कब्जे में कब लिया, इसको मैंने कब्जे में लिया 1961 के अंदर भाई। 1961 में भाई हमने क्या करी, पुलिस कार्रवाई बिठाई, ठीक है। मैंने क्या, जैसे मैंने पुलिस कार्रवाई के माध्यम से एक और राज्य था ना कल मैंने आपको करवाया था जिसको मैंने कब्जे में लिया था, उसी टाइप से इसके अंदर भी क्या मैंने पुलिस कार्रवाई बिठाई भाई, जिसकी वजह से क्या है मैंने पुर्तगालियों से क्या है इसका कब्जा छीन लिया।
पहले यहाँ पर पुर्तगाली शासन करते थे 1961 तक। उसके बाद क्या हमने पुलिस कार्रवाई बिठाई 1961 के अंदर और हमने गोवा का कब्जा छीन लिया, जिसके तहत हमने 3 जो अलग अलग हिस्से थे, गोवा, दमन और दीव, तीनों को अपने कब्जे में ले लिया और तीनों को भाई यूटी बना दिया, यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन बना दिया भाई। इतनी चीजें क्लियर हुई। अभी साल भी याद करो, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या हुआ भाई ये चीजें मैंने कर ली, मैं भारत के अंदर इसको ऐड कर लिया। फिर हुआ हमारा 56वां संविधान संशोधन, 56th संशोधन हुआ हमारे कानून के अंदर, हमारे संविधान के अंदर, ठीक है, कानून की जो बुक है उसके अंदर भाई। ये हमारा कब हुआ था? साल 1987 के अंदर भाई। कब हुआ? 1987 के अंदर। इसके तहत क्या हुआ भाई? इसके तहत गोवा को राज्य बना दिया गया भाई, गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया भाई। यानी पहले तो क्या था? पहले तो ये यूनियन टेरिटरी थी 1961 के अंदर, तो ठीक है, लेकिन 1987 के अंदर जब हमारा 56वां संविधान संशोधन हुआ तो गोवा को क्या है? राज्य बना दिया गया। और जो हमारा दमन और दीव है, ठीक है, इन दोनों को क्या है? केंद्र शासित प्रदेश ही छोड़ दिया भाई। दमन और दीव को क्या हमने यूटी ही छोड़ दिया भाई। इसके अंदर कोई ऐसी वैसी चीज हम नहीं करेंगे भाई। चीजें समझ में आई? तो ये हमारी गोवा की स्वतंत्रता के बारे में है भाई। यहां पर चीजें लिख लो। गोवा किसके दिन था? पुर्तगालियों के दिन था। क्या पता है? एग्जामिनर पूछ ले। पुर्तगालियों के अधीन था भाई। कब तक था? 1961 तक। अब इसको याद कैसे रखो? देखो पहली चीज तो याद रखना है भाई 1961 1961 61 से बढ़िया देखो 61 देखो ऐसे 61 ये हो गया 61 1961 भाई। इसको क्या है? एक सेठ से आशा थी, सेठ हो गया हमारा भारत। गोवा को क्या है? एक से बन गया एक सेठ से आशा थी। कौन सा सेठ? भारत नामक सेठ से आशा थी कि हाँ भाई भारत हमको आजाद करेगा और अपने अंडर लेगा, ठीक है। यानी गोवा को क्या एक सेठ से आशा थी, तो पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने वो आशा इसकी पूरी करी। दूसरी चीज 56वें संविधान संशोधन के तहत क्या है? ये भारत के इतिहास के अंदर छप गया गोवा क्या है? भारत के जो नक्शा है, नक्शे के अंदर 56 से हो गया छपना, छप गया गोवा भारत के नक्शे के ऊपर। कब हुआ? 1987। गोवा बोला अब लग रहा है मुझे फाइन, अब नाउ आई एम फील लाइक ए हेवन। 1987, ठीक है। हेवन का मतलब हो गया स्वर्ग। हेवन का मतलब समझ गए? हेवन का मतलब क्या होता है? स्वर्ग भाई। यानी कि अब मुझे स्वर्ग जैसा फील होने लगे ना भाई। अब मैं भारत के नक्शे के अंदर आ गया हूं, भारत के नक्शे के अंदर, इतिहास के अंदर मैं छप गया हूं, 56 से छप गया। नाउ आई फील लाइक ए हेवन, जैसे कि भाई मैं स्वर्ग हूं, ऐसा फील होने लगे 1987। तो गोवा वाला याद होया। गोवा, दमन और दीव तीनों कब? 1961 के अंदर हमने पुर्तगालियों से छीने पुलिस कार्रवाई के द्वारा। 56वां संविधान संशोधन के तहत 1987 के अंदर क्या? गोवा को राज्य बना दिया गया और बाकी दोनों को क्या है? यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित कर दिया गया। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा जो फैक्टर आपको याद रखना है वो याद रखना दादर और नागर हवेली के बारे में भाई। दादर और नागर हवेली, बस इनके बारे में थ्योरी याद रखनी, बाकियों के तो आपको सिर्फ साल याद करने हैं, वही एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। दादर और जो नागर हवेली है ना भाई, इसको भाई जो हमारा 10वां संविधान संशोधन था जो कि 1961 भाई, जिस टाइम ये हमारी गोवा वाली पुलिस कार्रवाई उसी टाइम 10वां संविधान संशोधन दै से दमन, दै से दादर और दै से 10, ठीक है। यानी 10वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ हमारा? जिस टाइम हमारा गोवा, दमन और दीव हुए उसी टाइम से क्या हमारा दै से दमन, दै से दादर भी तो बनने लग रहा है। तो उसी टाइम यानी 1961 के अंदर ही क्या है? दादर और नागर हवेली को भी क्या है? यूटी के अंदर आपका चेंज कर दिया, यानी यूटी के रूप में इसको घोषित किया। यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश यूटी के रूप में घोषित किया गया भाई, ठीक है भाई, घोषित किया गया। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये दो एग्जामिनर सबसे ज्यादा पूछता इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे आपको इनका इतिहास बताने की जरूरत थी भाई, इनको कैसे कैसे क्या चीज बनाई गई। बाकी जो हम राज्य पढ़ेंगे, जैसे आपका आंध्र प्रदेश से स्टार्ट करेंगे, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इनका निर्माण कैसे हुआ तो वो हम डायरेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। डायरेक्ट उनके साल याद करने का प्रयास करें, उनके अंदर आपको और चीजें याद करने की जरूरत नहीं, मतलब ये इस टाइप से उनकी हिस्ट्री याद करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें याद होगी या नहीं हुई मेरे को ये चीज बताओ, एक बार के लिए कमेंट में बताओ। चीजें क्लियर है आपके? सर दिल्ली पुलिस के लिए कितने मार्क्स चाहिए? नेहा राठौर अप्रोक्स 70 नंबर तो चाहिए भाई राठौर साहब। 70 नहीं तो मतलब 70 प्लस तो स्कोर चाहिए ही चाहिए फॉर सिलेक्शन।
अगर आपको मतलब देखो, अगर 70 प्लस का टारगेट लेके चलोगे ना 100 में से, तब जाके आप क्या समझो कि 70 के आसपास स्कोर बनेगा। 75 का लेके चलो तो और भी बेस्ट रहेगा। अभी पिछली बार शायद 67 पता नहीं 68 67 नंबर पे कट ऑफ लगी थी जनरल की, ठीक है, लगी थी। अब पता थोड़े ना भाई, अब बच्चे माए चांस ज्यादा पढ़ने लग जाए, क्या होता 70 पे लग जाए, 72 पे लग जाए, जनरल की बात करने लगे ना हूं, तो आप पहले से ही 70 प्लस का टारगेट लेके चलो ना, 70 से नीचे सोचो ही मत, चीजें क्लियर हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई अलग अलग राज्यों के गठन के बारे में। पहले नंबर से स्टार्ट करें भाई, इनके गठन का आपको साल याद रखना पड़ेगा भाई, एग्जाम के अंदर ये साल पूछे आता है, ठीक है, हल्के में नहीं ले सकते, वरना अपने पतन के लिए खुद जिम्मेदार हो गए भाई, फिर ये मत बोलना ये चीजें कहां से आ गई। पहले नंबर पे आता हमारे पास आंध्र प्रदेश। आप सभी को पता है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। आप लोगों ने अभी पीछे पढ़ा है कि 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया, ठीक है भाई, हमने गठित किया। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग या जो अधिनियम कानून कब आया? कब आया? अरे अभी भी तो पढ़ाया था, कब आया? 1956 के अंदर क्या हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, कानून आया। किधर गया? कब आया? 1956 के अंदर आया भाई। हमने 1953 के अंदर तो क्या है भाई, जो हमारा आंध्र प्रदेश है भाई, हमने उसको ऐसे मौखिक बोल दिया कि हाँ भाई इसको हम लोग भाषा के आधार पर बना देंगे, ओके तुम्हारी बात मान ली। लेकिन ऑफिशियली कागजों के अंदर कब आया? 1956 के अंदर आया, जब आपका राज्य पुनर्गठन यानी राज्यों को हम लोग दोबारा से गठन करने लग रहे हैं, वो कानून आया। वो कानून कब आया? 1956 के अंदर आया। उस कानून के तहत हमने क्या है भाई, इसका दोबारा से गठन करना स्टार्ट किया। तो यानी अगर आंध्र प्रदेश का आपसे अगर गठन पूछ ले तो यानी ऑफिशियली आपका जो मतलब कानून के हिसाब से है तो वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था भाई। कब हुआ था हमारा? 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। वैसे पूछ ले भाई भाषा के आधार पर गठन कब हुआ तो 1953, और वैसे पूछ ले आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल गठन हुआ 1 नवंबर 1956। भाषा के आधार पर पूछ ले हुए तो आपका कब आएगा? 1953। दोनों के अंदर डिफरेंस समझ में आया? चीजें क्लियर है ना? 56 का मतलब छप गया इतिहास के अंदर, जिस टाइम अधिनियम आया उसी टाइम ये भी छप गया, ठीक है। अब सेकंड नंबर पर 2 राज्य एक साथ आएंगे, दोनों के नाम याद रखना। देखो महाराष्ट्र और गुजरात, याद है, देखो महाराष्ट्र और गुजरात। अब महाराष्ट्र के अंदर कैसे बोलने वाले लोग रहते थे? मराठी बोलने वाले रहते थे। गुजरात के अंदर कैसे लोग रहते हैं? गुजराती। यानी दोनों के दोनों क्या भाषा के आधार पर गठित है। पहले नंबर पे तो आंध्र प्रदेश का गठन हो गया भाषा के आधार पर, सेकंड महाराष्ट्र और तीसरा गुजरात, या फिर गुजरात महाराष्ट्र कैसे ले लो, दोनों बड़े बड़े स्टेट है, समुद्र के साइड में टच होते हैं, तो दोनों आप रिलेट करके याद कर सकते हो। दोनों का गठन हुआ इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद यानी 1960 में क्या है, दोनों का 1960 में दोनों का साथ में गठन हुआ। कैसे हुआ? 1960 में दोनों का साथ में गठन हुआ। 60 साथ, ठीक है। महाराष्ट्र और गुजरात का क्या 1960 में साथ में गठन हुआ, ठीक है। तो 1960 में इन दोनों राज्यों का गठन हुआ। याद रह जाएगा नहीं रह जाएगा? अगला हमारे पास आता है इसी के अंदर हमारा नागालैंड भाई। नागालैंड हो गया, और उससे अगले नंबर पे हो गया हमारे पास हरियाणा, HR, ठीक है। अब जो नागालैंड है भाई, जो नागों की लैंड है, अब आपके मान लो नाग कोई ऐसे डस जाए कचर, ठीक है। नाग के डसने के बाद आप लोग कैसे करते फिरते? तिर 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 तिर, नाग डस गया भाई, जाग निकलने, तिर 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 करते फिरते हो। तिर तिर का मतलब 63। 1963 के अंदर क्या है आपका नागालैंड का गठन हुआ 1963। हरियाणा का आप सभी को पता ही है 1966 1966 के अंदर 1 नवंबर 1966 को क्या है हरियाणा पूरे देश के अंदर छा गया। 66 का मतलब छाना, पूरे देश के अंदर हमारा क्या है छा गया हरियाणा में, ठीक है। अगले नंबर पे आता हमारे पास हिमाचल प्रदेश भाई। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ इसी के 4 साल बाद 1971 के अंदर भाई, 5 साल बाद, ठीक है। 1971 के अंदर क्या है हमारा हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ। याद कैसे रखो? देखो 71 भाई, एक बार क्या है हिम यानी कि पहाड़ों के अंदर आंचल मेरे साथ चल पड़, तेरे को बर्फ के अंदर तर कर दूंगा। 71 तर का मतलब होता है भिगोना। हरियाणवी के अंदर बोलते हैं भाई तेरे को पानी के अंदर तर कर दूं, यानी तेरे को पानी के अंदर भिगो दूं। यही है भाई हिमाचल, यानी आंचल एक बार मेरे साथ पहाड़ों में चल पड़, तेरे को पानी के अंदर, तेरे को बर्फ रूपी दूध के अंदर तर कर दूंगा, तो एक बार चल तो मेरे साथ आंचल, ठीक है। यानी हिमाचल प्रदेश का गठन कब हुआ आपका 1971 में। ये आते हैं एग्जाम के अंदर तभी आपको करना। देखो अभी हिमाचल की बात करें, हिमाचल के अंदर बर्फ है। दूसरी बर्फ कहां पर मिलेगी? मेघों के अंदर भी,
जहां पर मेघालय है, बादल है, वहां पर भी आपको बर्फ देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। मेघालय का पड़ोसी कौन है? मणिपुर। मणिपुर के अंदर भी भाई ठंडक वाला मौसम है, हमारा बर्फ वगैरह देखने को मिलती है। यानी अब हमारे जितने भी ईस्टर्न राज्य हैं, पूर्वी भारत के जो राज्य हैं, अब हम उनकी बात करें। मेघालय मणिपुर दोनों के दोनों क्या बोले भाई, जो हिमाचल के अंदर जो बर्फ मिलती है ना, वह हमारे यहां पर उससे बेहतर क्वालिटी की बर्फ मिलती है। बेहतर का मतलब 1972, दोनों के अंदर क्या 1972 में दोनों का गठन हुआ आपका मेघालय और मणिपुर। क्या बोले भाई, मेघालय तो ऐसे बोला मैं तो साक्षात मेरे पास तो मेघ है, साक्षात मेरे पास तो बादल है, नेचुरल बर्फ आती है। यानी जिस क्वालिटी की बर्फ आपको हिमाचल के अंदर मिलेगी, उससे बेटर क्वालिटी की बर्फ मिलेगी मेरे पास, बेहतर क्वालिटी की बर्फ मिलेगी। यानी 1972 के अंदर हमारा मेघालय और मणिपुर का हमारा गठन हुआ भाई। अब आगे बच गया एक त्रिपुरा और एक हमारा बच गया सिक्किम भाई। त्रिपुरा और सिक्किम, बस ये आपको याद रखना है भाई, ये एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। गोवा ये मैं आपको बता चुका, गोवा, दमन, दीव, ठीक है, दादर नागर हवेली, ये मैं आपको पहले करवा चुका। अभी तो और भी आएंगे, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये भी रहते हैं, ठीक है। तो त्रिपुरा भाई, त्रिपुरा का हमारा गठन कब हुआ भाई? वही सेम टू सेम जिस टाइम ये हमारा इनका होया। त्रिपुरा ऐसे बोला भाई मैं भी तो इनका ही पड़ोसी हूं, ठीक है, मैं भी तीनों रूप से भाई, ये तो जैसे मतलब त्रिपुरा बोला कि हम तीनों के तीनों क्या हैं, त्रि से बन गया 3, हम तीनों के तीनों क्या हैं, उससे हिमाचल प्रदेश से बेहतर क्वालिटी की बर्फ देने के लिए है जाने जाते पूरे के पूरे में। सिक्किम का गठन कब हुआ? 1975, 1975। 75 का मतलब क्या होगा? 75, देखो पिच, 75 से पिच, पिच से पिचकना, ठीक है। और आप लोग सिक्के को क्या है, सिक्के को आप लोग इजिली पिचका देते हो ऐसे, नोट को पिचका सकते हो नहीं, कोई सिक्के वाला आदमी यानी गरीब आदमी उसको पिचकाने का प्रयास करते हैं नीचे पिचक। यानी 1975 के अंदर किसका भाई? त्रिपुरा का, सिक्किम का हमारा गठन हुआ है। सिक्किम से रिलेटेड एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि सिक्किम के अंदर 1947 तक है भाई राजशाही वंश का शासन था। और वंश कौन सा था? चोग्याल वंश का शासन था, मतलब कि राजतंत्र वाला शासन था, ठीक है। यह एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि साल 1947 तक, 1947 यानी हमारा देश आजाद हुआ था, 1947 तक सिक्किम में कौन से वंश का शासन था? चोग्याल वंश का शासन था भाई, चोग्याल वंश का शासन था। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर आया हुआ है, लिख लो भाई, आपने बहुत कम पढ़ा हुआ किसी बुक के अंदर, ये एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आया हुआ है कि साल 1947 तक सिक्किम के अंदर कौन से वंश का शासन था? चोग्याल वंश का शासन था। और ये आता है एग्जाम के अंदर 2 से 3 बार आ चुके, तभी मैंने आपको कराया, वरना मैं आपको करवाता भी नहीं, ठीक है। उसके बाद देखो 10 स्टेट हमारे हो गए, उसके बाद 11वें नंबर आंध्र हो गया। अब देखो 1 नंबर था आंध्र का, अब एक और जोड़ देंगे तो आंध्र से बन गया हमारा अरुणाचल। ए से ही इसका नाम है, ए से ही उसका, यानी 11वें नंबर पर क्या गया हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश आ गया। और 12वें नंबर पे हमारे पास क्या आ गया? मिजोरम आ गया। क्या आ गया हमारे पास? मिजोरम। भाई जो मजा लेगा उसको मिजोरम बोलेंगे भाई, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का हमारा गठन कब हुआ? अरुणाचल वाला 1987, 1987 के अंदर भाई, 87। अरुण आंचल को क्या बोला भाई? आंचल तो मेरे को सताती बहुत है, सताने का मतलब परेशान करना, 87 का मतलब क्या हो गया? सताना। अरुण क्या बोला आंचल को? भाई तू तो मेरे को सताती बहुत है, परेशान बहुत करती है भाई, प्लीज आंचल थोड़ी देर दूरी बना के रख यार, बार बार मेरे मत चिपट, ठीक है, पसीने आने लग रहे हैं, गर्मी होने लग रही है, ठीक है, मूड बन सकता है मेरा। मिजोरम भाई मेरे को मजा आ सकता है, प्लीज मेरे से दूर रहे। तो ये भी क्या बोला? 1987 सेम साल के अंदर हुआ था। अरुणाचल प्रदेश और हमारा इसका मिजोरम का सेम साल 1987, 1987। अरुणाचल क्या बोले? अरुणाचल को प्लीज मेरे को सता मत, मेरे को मजा लेने दे, ठीक है। मिजोरम मजा, अरुणाचल, ठीक है। 1987 के अंदर दोनों का हमारा गठन हुआ। और एक आपको पता है जम्मू कश्मीर हमारा J&K, इसके आपको स्पेशल प्रोविजन पता ही भाई, आर्टिकल धारा नंबर 370 जो थी हमारी, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद का संधि विच्छेद करेंगे सभी साथी। अनुच्छेद 370 के तहत क्या है? 70 के तहत विशेष प्रावधान दिए गए थे जम्मू कश्मीर को, विशेष प्रावधान। लेकिन अभी अभी आपको पता प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या है, इसको वापस कर दिया गया, रिमूव्ड बाय PM मोदी, ठीक है। तो चीजें क्लियर हुई भाई। तो ये हमारे कुछ राज्यों का गठन था, पुनर्गठन था, जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। आपसे साल भी पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने आपको साल करवाया। मैं देखो मैं आपको बता देता हूं भाई, मैं चीजें डीप करवाता हूं, चलो ठीक है, लेकिन आपको कोई भी
मतलब कि बेतुकी चीज नहीं करवाऊंगा, मतलब जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है ना वो चीज मैं आपको नहीं करवाता। अब ये मैंने साल करवाए हैं, अब मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे फालतू में इनमें से तो कोई पूछा ही नहीं जाएगा। भाई ये सारे के सारे 1 से लेके 13 तक सारे प्रीवियस ईयर के अंदर आए। एक गोवा है वो मैंने आपको पीछे करवा दिया, पिछले पन्ने में कभी ये सोचो गोवा आ रहे हो कहां पर गए, ये मैंने आपको पिछले पन्ने पर करवा रखे हैं। ठीक है भाई, ये 100% पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लेगा त्रिपुरा की स्थापना कब हुई, बताओ, पता है? अगर पढ़ रखे हो तो बता दोगे। सिक्किम के अंदर किस वंश का शासन था? चोग्याल वंश का शासन था देश की आजादी तक। ठीक है, नागालैंड की स्थापना कब हुई? अब याद है ट्रिक, नागालैंड ऑप्शन के अंदर आएंगे 1963 के अंदर तिर तिर नागालैंड गया था, ऐसे करते हुए हांडोगे तो लिख दोगे 1963। याद नहीं है तो भूल जाओगे। अब मेरे को बताओ इतनी चीजें क्लियर हैं? सर आप कितने बजे क्लास लेते हो विकास? भाई 3:15 बजे स्टार्ट होती है भाई। धन्यवाद भाई नेहा शर्मा। नहीं सीईटी के बैच के अंदर ये जिक्के नहीं मिले मिस्टर को, सीईटी के अंदर इतना डीप आता ही नहीं भाई, तो इसलिए इसके अंदर डालने ही नहीं लग रहे ना। ये तो आपका जो एक तो कंप्लीट जिक्के का बैच है, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, एक रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का, उनके अंदर मिलेगी भाई आपको। ये सीईटी के अंदर इतनी डीप पूछी ही नहीं जाती ना, सीईटी वालों का इतना ब्योत नहीं इतनी डीप पूछ ले। ये तो एसएससी के लेवल के भाई, दिल्ली पुलिस की तैयारी करने लग रहे हो, रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करने लग रहे हो, या फिर और मतलब जो सेंटर लेवल के एग्जाम की अगर आप तैयारी करने लगे रहे हो। हरियाणा वाला तो ये समझो सीईटी साईटी तो इसके आगे बिल्कुल जीरो है। अगर आपने ये वाली जिक्के कर लिए तो सीईटी तो ऐसे मतलब आपको मैं उनको पेपर तक चाहे किताब भी मत उठाना जिक्के की, अगर ये वाले जिक्के पढ़ोगे तो। ठीक है, सुबह उठना आराम से, ओह सीईटी का पेपर है, चलो चलते हैं भाई। जाके अरे यार के पसंद है, पेन चलाते हुए भी जोर आओगा नो, ओ भाई जोर आओ यार, गोले मैडम जी लो 500 में दे दूँ, आप मेरे गोले भरो फटाफट। मैडम ने ऐसे ऐसे आपके गोले भरेगी, जल्दी लिख दे मैडम, 1 से लेके 15 तक के पर्सन ABCD ऐसे भरवाओगे यार। उसके हिसाब से बहुत हाई लेवल है सीईटी के हिसाब से जिक्के का। ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की जिक्के करवाने लगे हम आपको। ठीक है, ये कर ली ना तो सीईटी तो तुम ऐसे करते हो नो, लाओ रे लाओ इंस्पेक्टर बनाओ यार, ड्रेस ड्रूस लाओ मेरी, ऐसे करोगे यार तुम, बहुत वो लेवल है उसके हिसाब से। तो अब देखो मैंने आपको जितने भी राज्य करवाए हैं ना, अब इनको कुछ स्पेशल अधिकार भी प्राप्त है भाई। ठीक है, एक आर्टिकल आपको अभी करवाऊंगा, इन राज्यों को भाई मतलब कि कुछ राज्यों को स्पेशल प्रोविजन है वो भी प्रदान किए गए हैं कुछ राज्यों को भाई। वो कौन से आर्टिकल के तहत प्रोवाइड किए गए वो आपको भी याद करने पड़ेंगे, एग्जाम के अंदर पूछाते हैं। सपोज स्पेशल प्रोविजंस टू प्रोवाइडेड टू स्टेट्स, प्रोवाइडेड टू स्टेट्स, राज्यों को जो स्पेशल प्रोविजन प्रदान किए गए, जो स्पेशल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो कुछ आर्टिकल है जो मैं आपको भी करवाऊंगा। जैसे एक आर्टिकल नंबर 371, सिर्फ आप इसको याद रख लेना, बाकी इसी के बिहाफ पर हैं सारे के सारे भाई। जैसे 371 का हो गया हमारे पास ए पार्ट, फिर 371 का हो गया हमारे पास बी पार्ट, फिर आगे डायरेक्ट लिख दूं CDEF GHI। ठीक है, इस टाइप से हमने डायरेक्ट लिख दिया, आई के साथ जे भी आएगा। ठीक है, तो अब ये देखो याद करो, टेंशन ना लो, एक ही ट्रिक से आपके सारे, बस एक ये 371 वाला ना, ये वाला याद रख लेना। इसके अंदर हमारे कौन से आएंगे? सबसे पहले वाले के अंदर महाराष्ट्र और गुजरात। सबसे पहले महाराष्ट्र गुजरात थे, याद करो आप। आंध्र प्रदेश के बाद सेकंड नंबर पे कौन सा था? महाराष्ट्र गुजरात थे, जिनकी स्थापना हुई थी, याद कर लो, दिमाग के अंदर आया भी, महाराष्ट्र गुजरात 1960 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो भाई महाराष्ट्र और गुजरात के जो राज्य उनको स्पेशल अधिकार वो इसके अंदर दे रखे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात। बस ये वाला याद रख लेना अलग से, गुजरात राज्यों के स्पेशल अधिकार। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 371 के अंदर दे रखे हैं। बाकी अभी एक ट्रिक से याद करवा दूंगा। ट्रिक हमारी क्या है? नाम हो गया, नाम आसमा जिक्के, ये ट्रिक है भाई। नाम हो गया AASMA, इसकी सिधाई लेने लगे रहा हूं, GK, ये ट्रिक है, ये ट्रिक याद रख लेना, नाम आसमा जिक्के। इस ट्रिक से आपके सारे के सारे स्टेट याद हो जाएंगे। एन से क्या बन गया भाई? बनाओ,
एन से क्या बन गया, एन से बन गया नागालैंड। नागालैंड के अंदर जो रहने वाले जो लोग हैं, उन नागालैंड राज्य के लोगों को जो स्पेशल अधिकार प्राप्त है वो इसके अंदर आ गए। ए से आ गया हमारे पास असम। सबसे पहले हम लोग पूर्वी भारत के राज्य लेंगे। ए से आंध्र प्रदेश भी बनता है, अरुणाचल भी बनता है, लेकिन पूर्वी भारत, नागालैंड भी तो ईस्टर्न इंडिया के अंदर आता है, असम भी ईस्टर्न इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है, एम से मणिपुर भी हमारा पूर्वी भारत के अंदर आता है। यानी सबसे पहले याद रखना भाई, सबसे पहले हमारा पूर्वी भारत, सबसे पहले हमने सूर्य का उदय किया, पहले 3 अक्षर पूर्वी भारत के आएंगे, यानी नागालैंड, असम, मणिपुर। एक बार पढ़ जाना कभी मणिपुर के, मिजोरम वगैरह वगैरह कुछ ठोक दो, ठीक है, तो आते हैं एग्जाम के अंदर। डी नंबर वाला है जो इसके अंदर आ गया हमारा आंध्र प्रदेश। ए से क्या बढ़ गया हमारा आंध्र प्रदेश। जो दूसरा ए है इसके अंदर हमारे पास जो आंध्र प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है उसके लोगों के स्पेशल अधिकार। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के स्पेशल अधिकार भाई। एस से क्या बन गया, एस से बन गया हमारे पास सिक्किम। सारे मेनली पूर्वी भारत के मैक्सिमम से मैक्सिमम सिक्किम हो गया। ठीक है, एम से क्या बन गया, एक मणिपुर आ चुका हमारे पास। एक सेकंड रुकना भाई, क्या होगा भाई, कुछ गलती हो गई लगता है भाई, एक बार मैं चेक कर लूं भाई, एक सेकंड रुक जाओ। इनके अंदर मणिपुर भाई, कभी मेरे को ये डाउट, कभी जी वाले के अंदर मणिपुर ना हो। एक सेकंड रुक जाओ। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैं बस देख लूँ। ए के अंदर नागालैंड हो गया, बी के अंदर असम हो गया, सी के अंदर मणिपुर है, ठीक है, तो इधर बड़े एम के अंदर मिजोरम है। ओके भाई, यहाँ पर मिजोरम है, सॉरी मिजोरम, ठीक है। उसके अंदर ऊपर वाले के अंदर पहले मनी आता है, उसके बाद मजे आते हैं, ऐसा तो लो। पहले आपके पास मनी आएगा, उसके बाद ही तो आप मजे ले पाओगे, यानी मजे यानी मिजोरम उसके बाद ही आएगा। दूसरे वाले ए से बन गया अरुणाचल प्रदेश। क्या बन गया आपके पास, अरुणाचल प्रदेश भाई, ठीक है। जी से क्या बन गया, जी से हमारा गोवा, और के से बन गया कर्नाटक। जी से बन गया गोवा और के से बन गया हमारे पास कर्नाटक। ये अब कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, जब आपको मैं जब कल एमसीक्यू करवाऊंगा ना तब आपको पता लग जाए कैसे पूछा जाता है। आपसे ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के अंदर मणिपुर राज्य के विशेषाधिकारों का वर्णन मिलता है। तो ऑप्शन मिलेगा आपको आर्टिकल नंबर 371 का ए पार्ट, ई पार्ट, सी पार्ट या जी पार्ट। ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, 371 का ए पार्ट, 371 का सी पार्ट, 371 का जी पार्ट, 371 का एच पार्ट, इस टाइप से दे देगा। अगर आपके याद में मणिपुर सी के अंदर है तो आप ठोक दोगे वे सी, और अगर याद नहीं है तो गलत करवाया होगा। इससे आसान कोई तरीका नहीं इनको याद करने का भाई। मैंने अपने एंड से बेस्ट आपको ट्रिक करवाई और बेस्ट से बेस्ट आपको तरीका बताया है, और इसके अंदर कोई भी तरीका नहीं है भाई आप इनको याद कर पाओ। सीधी सीरी याद रखना भाई। पहले वाले के अंदर रखना महाराष्ट्र और गुजरात, सेकंड नंबर पर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे 10वें नंबर पे आता है रीजनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ए से लेके 10 तक यानी जे तक 10 हमारे राज्य आगे, 2 हमारे ये हो गए, 12 हो गए टोटल, ठीक है। और इनके अंदर क्या सीरीज रखना, नाम आसमा जिक्के, एन से नागालैंड, ए से असम, एम से मणिपुर। उसके बाद फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी, फिर एस से आपका सिक्किम, एम से मिजोरम, फिर दूसरे वाले ए से बन गया आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर जी से गोवा हो गया, और फिर लास्ट में हमारा कर्नाटक हो गया। 2-3 बार पढ़ोगे, इस ट्रिक को भी पढ़ोगे तो अपने आप चीजें दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। एक बार के लिए बताओ, ये सारे के सारे प्रोविजंस आपके याद हुए या नहीं हुए, बताओ एक बार। बिल्कुल भाई, बताओ चीजें क्लियर हैं भाई इतनी? अभी तक जो मैंने आपको चीजें करवाई क्लियर है या नहीं? अब आपका जो भाग नंबर 1 था जो संविधान का चलने लग रहा था, जिसके अंदर आर्टिकल नंबर 1 से 4 का वर्णन मिलता है, वो आपका हो चुका कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता के बारे में भाई, ठीक है। भाग नंबर 1 हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है भाई। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे भाग नंबर 2 के अंदर आती है। आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर इसका वर्णन मिलता है। नागरिकता के जैसे 5 आर्टिकल के अंदर क्या वर्णन है, ठीक है, 6 के अंदर क्या वर्णन है, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। कब कैसे स्टार्ट करेगी थी नागरिकता का अधिनियम आया था हमारा, उस अधिनियम के अंदर क्या क्या चीजों का वर्णन मिलता है, उन सारी चीजों के बारे में पढ़े जो कि एग्जाम के अंदर आती हैं। और उसके बाद हमारा ये चैप्टर हो जाएगा पूरा। क्लियर है ना?
क्यों नहीं होने लग रहा है ममता रंगा जॉब्स टारगेट ऐप पे रजिस्ट्रेशन? डायरेक्ट यार अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासवर्ड भरना, हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, उसमें क्या यार। भाई ये नहीं पता यार, वो तो यार एग्जाम के लेवल के हिसाब से पता लगता है ना भाई कितने नंबर चाहिए। बताओ भाई, चीजें क्लियर है? क्लियर है तो भाई मैं आगे चलूं। तो 14 स्टेट बताए मैंने, 13 कहां पर बताए? गोवा भी तो था ज्योति वर्मा। 13 कहां पर बताए यार? 13 तो ये हो गए। एक ये गोवा है, ये कहां पर गया? किधर गया ये गोवा? ये कहां पर गया? ये भी तो ये पिछले स्टेट पे लिख रखे यार। इतने तो अकल लगाया करो। चले भाई आगे आया नागरिकता पे। क्या भैया? हाँ चले भाई, अब हम लोग बात करते हुए हमारे संविधान का भाग नंबर 1 आप लोगों को क्लियर है? आर्टिकल नंबर 1 से 4 पे भारत जो संघ है यानी भारत जो देश है वो और उसके राज्यों के बारे में वो चीज बताती है। अब हम लोग करते हैं हमारे संविधान का भाग नंबर 2 भाई। भाग नंबर 2 जिसके अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है? जिसके अंदर हमारा वर्णन मिलता है किसका? नागरिकता का भाई। ठीक है, संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर किसका वर्णन मिलता है? नागरिकता का हमारा वर्णन मिलता है। आप सभी देखो पहले नंबर पे हमारे देश के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी भाग नंबर 1 के अंदर। क्या हमारा देश कैसा है, ठीक है, नाम क्या है, कितने राज्य हैं, क्या कुछ सिस्टम है। सेकंड नंबर पे हमें किस चीज की इंफॉर्मेशन मिलती है? हमारे देश के अंदर रहने वाले नागरिकों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। कैसे नागरिक रहते हैं, कौन कौन हमारे देश का नागरिक बन सकता है, कौन कौन नहीं बन सकता, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें किसके अंदर मिलती है? भाग नंबर 2 के अंदर मिलती है। भाग नंबर 2 के अंदर कितने आर्टिकल का वर्णन मिलता है? आर्टिकल नंबर हमारा यानी अनुच्छेद नंबर 5 से 11 भाई। अनुच्छेद नंबर कितने से कितने? आर्टिकल नंबर हमारा 5 से 11 यानी इसका वर्णन हमको किसके अंदर देखने को मिलता है? संविधान के भाग नंबर 2 के अंदर हमको देखने को मिलता है आर्टिकल नंबर 5 से 11 का वर्णन भाई। इतनी क्लियर है? आर्टिकल नंबर भाग नंबर 1 के अंदर कितने थे? 4 आर्टिकल थे हमारे। ठीक है, 1 2 3 4 भाग नंबर 1 के अंदर। भाग नंबर 2 के अंदर हमारे 5 मतलब कितने हो गए? 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 7 आर्टिकल्स का वर्णन देखने को मिलता है। 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 5 से 11 का वर्णन भाग नंबर 2 के अंदर हमको देखने को मिलता है नागरिकता के बारे में। नागरिकता क्या चीज है, क्या कुछ मामला है, उसके बारे में हम लोग अब बात करेंगे भाई, कैसे क्या कुछ है। मेनली नागरिकता आप सभी को पता है भाई। नागरिकता का हमने सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया? हम कर चुके हैं यूके यानी यूनाइटेड किंगडम से हमने एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया। भारत में एकल नागरिकता ही आपको देखने को मिलती है। ठीक है, एकल नागरिकता का सिद्धांत लिया है हमने। ठीक है, ये चीज आप लोगों को पता है। दूसरी चीज भाई हमारी क्या है भाई? जो भी हमने नागरिकता का जो एकल सिद्धांत लिया यूके के संविधान से हम लोग कर चुके हैं, चीज के अंदर कुछ नई चीज नहीं है। दूसरी चीज है भाई, इसको संसद के द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है नागरिकता को। नागरिकता को किसके द्वारा भाई? संसद जो हमारी पार्लियामेंट है उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है भाई। जो भी नागरिकता के अंदर जो भी हमें रूल बनाने या कुछ भी है वो सारी चीजें संसद कंट्रोल करता है भाई। अब हम इसके पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, कौन सा आर्टिकल के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। सबसे पहला आता आर्टिकल नंबर 5। आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद नंबर, अनुच्छेद का सभी साथी संधि विच्छेद करेंगे। अनुच्छेद नंबर 5, इसके अंदर हमें किस चीज का वर्णन मिलता बताओ फटाफट से। मैं और पानी पी लूं भाई, गला सूख गया। ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम बात ही तो एक ही है। विनोद नोनू, एज कितनी है आपकी भाई? 35 साल। बुजुर्ग हो रहा हूं भाई मैं। दिखता कौन भाई इतना? मैं बुजुर्ग कौन दिखता? मैं 35 साल का हूं भाई। 2 मेरा
बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की भाई, ठीक है। नू कौन यार पढ़ लिया, एज कितनी है आपकी, क्या, अरे यार तुम पढ़ाई कर लो ना यार, तुम ना मतलब की इस चीज का, फालतू की चीज भाई। नाम में इंडिकेटर क्या, नोनू। नोनू पता है किस चीज ना बोलना है, पूछ के देखिए अपने दोस्तों से, पूछिए भाई नोनू किस चीज ना बोलना है। एंड नाम है भाई विनोद, ब्रैकेट में मतलब ये ना वो मानना है, वो प्राउड फील भाई। नू लिख रहा क्या, विनोद, ब्रैकेट में लिख रहा नोनू। दोस्तों में पूछिए नोनू किसको बोलते हैं। मिटोले इस नाम ना क्यों बेइज्जती करो, तेरी भलाई खातर कहूं भाई, भाईचारा हम बताऊं मैं तो, बाकी तेरी मर्जी से राख। एंड यार भाई मेरा समझ में कौन आओ यार, अरे कमेंट बंद कौन होंगे भाई, होंगे तो मैं करे देंदा यार। हाँ देखो भाई, तो आर्टिकल नंबर जो 5 है भाई, इसके अंदर हमारी कौन से टाइप, क्या, अरे तुम पढ़ लो यार, ठीक है। इसके अंदर हमें कौन से टाइप की नागरिकता देखने को मिलती है भाई, जो भी संविधान लागू हुआ था उसके समय जो व्यक्ति भारत के अंदर प्रेजेंट था, तो सारे के सारे भारत के नागरिक होंगे, ठीक है भाई। क्या है आपको बताता हूं, आर्टिकल नंबर 5 के अंदर संविधान लागू होने के समय के आधार पर नागरिकता, ये कैसे थी मैं आपको समझाता हूं भाई। जैसे हमारा संविधान लागू कब हुआ था, आप सभी को पता है, हमारा संविधान लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो उस टाइम जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ, तो उस टाइम जो जो भारत के अंदर उपस्थित था वो सारे के सारे भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन उसके लिए भी 3 कंडीशन दी गई हैं भाई, ये नहीं भाई कि कोई दूसरे देश से आया हुआ भारत में से खड़ा हो रहा था उसको नागरिक मान लेंगे, नो। उसके लिए भी क्या है, 3 कंडीशन है, तीनों के तीनों कंडीशन एग्जाम के अंदर आई हुई है, SSC GD के अंदर आई हुई है। पहली कंडीशन क्या है भाई, उस व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ हो, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। पहली कंडीशन तो ये है भाई, तीनों के अंदर से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए, दे रखा है भाई, ये कंडीशन हो। अगर आप ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाते, बाय चांस आपका जन्म भारत के अंदर नहीं हो, आपका जन्म किसी और देश के अंदर है, तो दूसरी कंडीशन क्या है, आपके माता पिता के अंदर से कोई भी एक व्यक्ति, उसका जन्म तो कम से कम भारत के अंदर हुआ हो भैया। तो आपके माता का जन्म जैसे भारत में होगा, आपके पिताजी मान लो दूसरे देश के हैं, या फिर आपके पिताजी का जन्म भारत में, आपकी माताजी मान लो दूसरे देश की है, तो भी काम चल जाएगा। यानी क्या है, सेकंड कंडीशन हमारी, माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, ठीक है। ये कंडीशन आप पूरी करते हो। अगर बाय चांस मान लिया आपसे ये कंडीशन भी पूरी नहीं होती, तो तीसरी कंडीशन क्या है भाई, आपका संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भी अगर आप भारत में रहने लग रहे हो। जैसे हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इससे 5 साल पुराने कौन से होंगे, यानी कि 1945 से लेके 1950 तक के बीच में, यानी कम से कम अगर आपको भारत में रहते हुए 5 साल भी हो गए हैं, तब भी आपको भारत का नागरिक मान लेंगे। और बोलो और क्या छूट चाहिए, ठीक है। यानी क्या भाई, संविधान लागू होने से 5 वर्ष पहले तक भी अगर आप भारत में रहते हो, ठीक है, तो भी आपको भारत का नागरिक मान लें। तो क्या था भाई हमारा पहला, आपको पता लगे आर्टिकल नंबर जो 5 है उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर भाई हमारे भाई संविधान लागू होने के समय के आधार पर नागरिकता भाई,
ठीक है भाई, जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ उस टाइम भाई कैसे क्या कुछ जो नागरिकता थी वो कैसे बटी। देखो 5 आर्टिकल नंबर 5 1950, 50 के अंदर भी 5 आने लग रहा है, यानी जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ 1950 के अंदर, उस टाइम आर्टिकल नंबर 5 के तहत आपको नागरिकता मिलेगी। कौन कौन सी नागरिकता, कैसे क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, चलो भाई मान लिया आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, दूसरी कंडीशन आपके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, वो भी नहीं हुआ, तो तीसरी कंडीशन जिस टाइम हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 उससे 5 साल पहले तक, यानी कि 26 जनवरी 1945 से लेकर 50 तक, यानी कम से कम आपको 5 साल तक है भारत में अगर आप रहे हो तब भी आपको भारत का नागरिक मान लेंगे, इतनी छूट दे दी भाई। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन भी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो भाई। चीजें क्लियर हुई, आर्टिकल नंबर 5 क्लियर होया, 5 1950, 5 1950 चीजें क्लियर होगी। ठीक है, आर्टिकल नंबर 5 के अंदर इतना पूछा प्रश्न आ जाए भाई, अनुच्छेद नंबर 5 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, तो जिस टाइम हमारा संविधान लागू उस टाइम जो नागरिकता थी उसके बारे में जो भी हमें वर्णन मिलता है किसके अंदर मिलता है, आर्टिकल नंबर 5 के अंदर देखने को मिलता है भाई। ठीक है भाई, चीजें क्लियर होगी। ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी, एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तीनों कंडीशन, 3 ऑप्शन आएंगे, चौथा ऑप्शन कुछ अलग आएगा, या फिर इन तीनों के अंदर से कोई एक कंडीशन आएगी लिखी, वो याद रखनी पड़ेगी आपको, तीनों की तीनों एग्जाम के अंदर आती है। आगे चले, आगे अब आते हैं अनुच्छेद नंबर 6 के ऊपर भाई, आर्टिकल नंबर 6 अनुच्छेद, अनुच्छेद का सभी साथी फिर से संधि विच्छेद करेंगे। जब तक ये क्लास चलते हैं पॉलिटी चलने लग रही है भाई, अनु नाम की लड़कियां क्लास से दूर रहे भाई। आर्टिकल नंबर 6 देखो, 6 का उल्टा क्या गया, मिक्स, यानी जो मिक्स हो गए। मिक्स का मतलब यानी ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पाकिस्तान से भारत के अंदर प्रवास किया हो, प्रवास का मतलब भाई ट्रैवल किया हो, जैसे भाई कोई व्यक्ति पहले पाकिस्तान के अंदर रहते थे, ठीक है, और अब वो भारत के अंदर रहने लगे हो तो उनको भी भारत का नागरिक हम लोग मान लेंगे आर्टिकल नंबर 6 के तहत। लेकिन ये उसी टाइम की बात है, मतलब जिस टाइम हमारी स्वतंत्रता हुई थी, हमारा देश आजाद हुआ था, हमारा संविधान लगा था, उसी टाइम की उन्हीं दिनों की बात है। यानी देखो 6 का उल्टा क्या है, मिक्स, भाई मिक्स मसाला हो गया भाई, पहला पाकिस्तान का बीज था फिर भारत में आके बस गया, तो हमने दया दिखाई, चल भाई कोई बात है ना, भारत का नागरिक मान लें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यानी मिक्स हो गया सारा सिस्टम, पाकिस्तान भारत का सौदा मिक्स हो गया। ठीक है, यानी कैसे करोगे, यानी पाक से भारत में आने वाले लोगों की नागरिकता के बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, हमें अनुच्छेद नंबर 6 के अंदर देखने को मिलती है। याद रहे 6 मिक्स, 6 का मतलब क्या होगा, मिक्स, भाई पाकिस्तान से भारत में आगे मिक्स हो गए भाई। ठीक है, अब आता हमारा आर्टिकल नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 7। अनुच्छेद नंबर 7 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है, 7 के अंदर हमें वर्णन मिलता है भाई, जैसे कोई व्यक्ति मान लिया पहले भारत के अंदर रहता था, फिर वो चला गया पाकिस्तान के अंदर भाई, फिर उसका मूड बदल गया, फिर उसके क्या है, मूड स्विंग्स हुए, उस व्यक्ति के पीरियड्स आगे मूड स्विंग्स हुए, और फिर से पाक से फिर भारत आ गया। तो ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता देने के बारे में इंफॉर्मेशन है आर्टिकल नंबर 7 के अंदर लिख रखी है भाई। 7 का मतलब हो गया 7 से क्या बन गया, 7 भाई। तुम किसी एक देश के साथ रहो ना, कभी भारत आते हो, कभी पाकिस्तान जाते हो, फिर भारत आ जाते हो, एक देश के साथ रहो, क्यों बार बार चक्री निकाल काटने लग रहे हो। तो ये होता हमारा आर्टिकल नंबर 7 के अंदर। आर्टिकल नंबर 7 के अंदर कैसे लोगों की नागरिकता का वर्णन है, बच्चों पहले भारत में रहते थे, फिर पाकिस्तान में चले गए, और फिर वापस पाकिस्तान से भारत में आ गए। तो ऐसे लोगों के बारे में जो हमें वर्णन मिलता है, इनकी वो कैसी नागरिकता मिलेगी उसके बारे में वर्णन हमें किसके अंदर मिलता है, अनुच्छेद नंबर 7 के अंदर। याद हो गया, 5, 6, 7 तीनों के तीनों आर्टिकल। अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद नंबर 8 के अंदर भाई। अनुच्छेद नंबर 8, सारे आर्टिकल याद करवा दो ट्रिक के माध्यम से, आजीवन नहीं भूलोगे भाई, भगवान की कसम, अगर तुम भूल जाओ तो। बस जो चीज करवाता हूं डेली, जैसे अभी ये क्लास होगी ना, खत्म होने के बाद जब भी आपको समय लगे, रात को सोने से पहले, जब भी आप 9-10 बजे सोते हो, 10-11 बजे जब भी सोते हो, सोने से पहले आपको जब भी टाइम मिले एक बार रिवाइज कर लिया करो। आज टाइम नहीं मिला, कल सुबह टाइम मिले, कल सुबह एक बार रिवाइज मार लिया करो भाई। जो भी जैसे आप साथ के साथ अगर नोट्स बना लिया करो भाई। देखो जितने भी साथी करीबन 1950 बच्चे जुड़े हुए हैं, और जहां तक मेरे को लगना है ये डेली इतने ही बच्चे आते हैं, ये पढ़ने वाले डेडिकेटेड बच्चे भाई। तो आप डेली नोट्स बना लिया करो मेरे भाई, कॉपी के अंदर हैंड रिटन। ठीक है,
जो साथी बैच ले रहे हैं उनको तो बैच के अंदर मिल ही जाते हैं, जो साथी बैच नहीं ले रहे, बस साथ के साथ अपने नोट्स बना लिया करो, ठीक है, ताकि आपको अभी तो जैसे आप लोगों को दिखाई दे, आप जैसे मान लो वीडियो देखते हो, आपको ये लगता है कि हाँ मेरे को सारी चीजें समझ में आ गई, मैं कर लूँगा, सबको लगता है ऐसा। मैं आपकी जगह था, जब स्टूडेंट था, मेरे को भी चीजें लगती है, अभी भी स्टूडेंट ही हूँ, ठीक है, मैक्सिमम चीजें तो अभी भी सीखते हैं, तो हमको भी ऐसा ही लगता था। लेकिन जब रिवीजन करनी होती है ना, तब ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, और तब आपको ये वीडियो देखने का इतना समय नहीं। आप ये सोचो मैंने तो बैच ले रखे, मैं बैच के अंदर से वीडियो देख के रिवाइज कर लो, नहीं, इतना समय नहीं होता भाई। मैं तो यार, मैं जब मेरे पेपर होते थे, मैं जीके को 6 घंटे के अंदर पूरी को रिवाइज कर देता था। ऐसे नोट्स बना रखे थे भाई, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिक्स जीके वगैरह वगैरह, 6 घंटे में सारे रिवाइज। बस मतलब नोट्स ऐसे बना लो इनको, मतलब एक बार आपने अच्छे से याद कर लिए, पढ़ लिए, उसके बाद तो इतना वो होना ही नहीं चाहिए भाई। एक बार देखिए नजरों के अंदर, अगर आर्टिकल 6 के अंदर ये चीज़ है, 7 के अंदर ये है, 8 के अंदर ये है, 9 के अंदर 10, आगे चलो ये है, बस ऐसे रिवीजन मारनी होती है उस टाइम ये थोड़ी ना करना होता कि भाई आप पूरा उसको दोबारा वीडियो देखोगे, इतना समय तो होता ही नहीं भाई उस टाइम। ठीक है भाई, चले आगे। अब अनुच्छेद नंबर 8, आर्टिकल नंबर 8 है, उसके अंदर क्या चीज है? एक ऐसा व्यक्ति भाई जिसके माता या पिता, अगर चलो वो भी नहीं है, तो दादा या दादी, वो क्या हमारे अविभाजित भारत के अंदर पैदा। अविभाजित का मतलब समझ गए भाई, 1947 के अंदर हमारा भारत का विभाजन हो गया था, डिवाइड हो गया था, 2 भागों के अंदर बट गया था, एक भारत एक पाकिस्तान। यानी उससे पहले की बात हो, यानी 1947 से पहले, यानी अविभाजित भारत के अंदर अगर उसके दादा दादी या माता पिता के अंदर से कोई भी व्यक्ति पैदा होया हो, लेकिन वह भारत के बाहर हो, तो भी वह व्यक्ति भारत का नागरिक बन सकता है भाई। ठीक है, क्या चीज बताता हूं आपको, लिखो। ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति भारत में, सॉरी, अविभाजित भारत, अविभाजित का मतलब आजादी से पहले की बात होने लग रही है, अविभाजित भारत में पैदा हुआ हो और वर्तमान में वह, और प्रेजेंट सिचुएशन में, प्रेजेंट में वह दूसरे देश में रह रहे हो तो भी वह नागरिक भारत की नागरिकता ले सकता है भाई, भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है भाई, चीजें समझ में आई? क्या चीज बोली मैंने भाई? ऐसा व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी में से कोई भी व्यक्ति का जन्म भारत के अंदर हुआ हो, और वो भी मान लिया भारत के अंदर नहीं रहते, इंग्लैंड के अंदर बस गए, अमेरिका के अंदर बस गए, कहीं पे भी बस गए, तो भी वो व्यक्ति भारत की नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल है, उसको भारत की नागरिकता है वो मिल जाएगी भाई। ठीक है, ये चीज मिलती है हमें आर्टिकल नंबर 8। अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट, चाहे विदेश के अंदर रहते तो भी हम आपको नागरिकता दे देंगे। आर्टिकल नंबर 8, अब आपको नहीं करना पड़ेगा वेट, ठीक है, हम आपको तो भी क्या है नागरिकता देने का काम करेंगे। देखो अभी तक मैंने 4 आर्टिकल किए, 5 के अंदर 5 से 5 50, 1950 यानी कि संविधान लागू हुआ उस टाइम के आधार पर नागरिकता। 6 मिक्स हो गए जब पाकिस्तान से भारत के अंदर आए, उनकी नागरिकता। 7 से 7 भाई, एक देश के साथ रहो, कभी भारत से पाक जाते हो, कभी पाक से भारत में आते हो। ठीक है, 8 का मतलब हो गया वेट भाई, अब आपको और वेट नहीं करना पड़ेगा, चाहे आपके दादा दादी माता पिता के अंदर से कोई भी भारत के अंदर आया हो, उसके आधार पर भी आपको नागरिकता मिल जाएगी। ये आर्टिकल याद हुए नहीं हुए? अभी तो और भी रहते, 9, 10, 11 भी तो रह गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं आर्टिकल नंबर 9 के ऊपर। इजी है, जल्दी जल्दी अभी करते हैं बस। आर्टिकल नंबर 9, आर्टिकल नंबर 10 और आर्टिकल नंबर हमारा 11। इनके अंदर क्या चीज है आपको समझाता हूं। देखो भाई, आर्टिकल नंबर 9 का मतलब ही क्या हो गया? 9 का मतलब हो गया नो भाई, नो, मेरे को भारत की नागरिकता चाहिए ही नहीं। यानी कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। ठीक है, ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा,
जो स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता ग्रहण कर ले। नागरिकता ग्रहण कर ले, ठीक है। जैसे मान लिया आप भारत के अंदर रहने लग रहे हो और आप अमेरिका के अंदर चले जाते हो और आपको अमेरिका की नागरिकता मिलेगी, सिटीजनशिप मिलेगी, भाई आपको मान लिया गया है भाई आप अमेरिका के नागरिक हो, तो आपकी ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी, फिर आप भारत के नागरिक नहीं बन के रह सकते। तब आप ये नहीं कह सकते भाई आई एम इंडियन, नो, कानूनन आधार पे आप इंडियन नहीं हो। आप भारत के अंदर फिर आके रहोगे तो वीजा वगैरह पासपोर्ट वगैरह लेना पड़ेगा। चीजें इसमें यानी देखो आर्टिकल नो, नो का मतलब क्या, नो, अगर दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत की हम खत्म कर देंगे, भाई यहाँ पर रहने नहीं देंगे, नो 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 नो, हमारे देश में मत घुस जाना फिर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 9 याद हुआ या नहीं हुआ। 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा बन गया बस। बस रिलेट नहीं करने लगेगा, राइमिंग। बस क्या होती है, बस निरंतर चलती रहती है, घर यहाँ पे सवारी बिठा ली, घर 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 घर, ठीक है। यानी बस क्या है, निरंतर चलती रहती, कंटिन्यूटी बनी रहती है। तो इसी टाइप से जो आपके नागरिकता है, नागरिकता के अंदर भी क्या है, कंटिन्यूटी यानी निरंतरता बनी रहती है, ठीक है। निरंतरता, रुक जा, नागरिकता अधिकारों में निरंतरता बनी रहती है, अधिकारों में निरंतरता। निरंतरता का मतलब तो समझ गया ना, निरंतरता का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ठीक है भाई। इसके अंदर भी क्या, कंटिन्यूटी हमारी बनी रहती है, कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी इन सिटीजनशिप राइट्स, ओके भाई। 11 के अंदर भाई जो नागरिकता जो अधिकार जो लास्ट है आपका नागरिकता का अधिकार 11वें नंबर का। 11 के अंदर क्या है, नागरिकता के बारे में कोई भी चीज कौन गा सकता है, संसद गा सकती है, संसद को पूरी पावर है। संसद के मन में आया भाई ये रूल हम चेंज करेंगे, चेंज कर देंगे, ये रूल हम लोग लागू करेंगे, लागू कर देंगे। यानी नागरिकता के बारे में जो भी अधिकार है नागरिकता के चेंज करने का वगैरह, तो सारी सारी किसके पास है, संसद के पास है भाई। यानी संसद के पास नागरिकता अधिकारों, अभी और भी रहता है, कभी भाग जाओ, को चेंज करने की पावर है भाई, की पावर है, ठीक है भाई। ये चीजें याद होगी, सारे 7 के 7 आर्टिकल याद हो गए। आर्टिकल नंबर 5 से 50, ठीक है, 1950 वाला हो गया हमारा, जब हमारा संविधान लागू हुआ। 6 से 6 मिक्स, जो पाकिस्तान से भारत में गए। 7 से बनेगा 7 भाई, एक देश के साथ रहो, भारत से पाक, पाक से भारत। 8 अब आपको और नहीं करना पड़ेगा वेट, आपके माता पिता दादा दादी के अंदर से कोई भी रहे चला देंगे काम। 9 किसी देश की नागरिकता ग्रहण करोगे, हमारे वाले खत्म कर देंगे। 10 बस निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है। 11वें नंबर पे संसद को यह अधिकार है जो भी नागरिकता के अंदर जो भी चेंज करना है, ठीक है। अब बस एक लास्ट पॉइंट, उसके बाद क्लास को खत्म कर देंगे। नागरिकता अधिनियम 1900, नागरिकता अधिनियम, अधिनियम का मतलब कानून। सरकार एक कानून लेके आए नागरिकता का, भाई कौन व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता ले सकता है, कौन सा व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता मतलब उसकी हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो नागरिकता अधिनियम आया कब, 1955 के अंदर, 1955 के अंदर भाई। इस अधिनियम के तहत है भाई आपको मतलब आप नागरिकता कैसे कैसे ले सकते हो, एक तो वो चीजें लिख रखी थी भाई, नागरिकता, बस ये लास्ट पॉइंट है, लेने के तरीके और छोड़ने के तरीके, बस ये 2 तरीके याद रख लेना भाई। तरीके क्या क्या है, एक तो आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिले, बाय बर्थ, आपको आपके जन्म के आधार पर नागरिकता मिले। सेकंड, आपको आपके वंश के आधार पर, मान लिया भारत के अंदर आपका कोई वंश है, आपके कोई माता पिता या कोई भी और दादा दादी के अंदर से कोई रहा हो आपकी फैमिली का, तब भी आपको नागरिकता हम लोग दे देते हैं। तीसरा, पंजीकरण के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, भारत के अंदर आपको कम से कम 7 साल 6 साल रहना पड़ता है, ठीक है, तब भी आपको क्या है, भारत की नागरिकता मिल जाती है, पंजीकरण के आधार पर, रजिस्ट्रेशन करवाने के आधार पर। चौथा, प्राकृतिक रूप से, नेचुरली आप भारत के अंदर हो, ठीक है भाई, नेचुरली जैसे संविधान लागू हो गया उस टाइम आप भारत के अंदर थे, ठीक है, आपके माता पिता के अंदर से कोई था तो भारत की नागरिकता मिले आपको, नेचुरल है। 5वां, क्षेत्र समाविष्टि। क्षेत्र समाविष्टि का मतलब जैसे मान लिया अब बांग्लादेश है, अगर भारत देश है वो बांग्लादेश पे मान लिया कब्जा कर ले, पाकिस्तान पे कब्जा कर ले, तो ऑटोमेटिक भारत के नागरिक बने जाएंगे, ठीक है भाई। त्याग कैसे कैसे कर सकते हैं भाई, ये तो मैंने देख लिया। ग्रहण कैसे कैसे आप लोग नागरिकता ले सकते हो, छोड़ कैसे कैसे सकते हो। एक तो क्या हमारे पास स्वैच्छिक त्याग, स्वैच्छिक का मतलब अपनी इच्छा से हम लोग बोलते हैं
हमें तो भारत का नागरिक नहीं बनना, ठीक है, हमें तो किसी और देश में जाना है, आप अपनी इच्छा से त्याग कर दो भाई। पहला तरीका तो है ये भाई, स्वैच्छिक त्याग, अपनी इच्छा से आपने त्याग कर दिया। दूसरा भाई, आपने कुछ ऐसा कांड कर दिया, भारत सरकार ही आपको भारत का नागरिक मानने से इनकार कर दे, भाई ये तो देशद्रोही, देश निकाला दे दिया आपको, देश से निकल जाए हमारे यहां से, ठीक है, यानी कि बर्खास्तगी के द्वारा भाई, बर्खास्तगी के द्वारा आपको बर्खास्त कर दिया देश से, भाई निकल यहां से, तेरी यहां पर कोई जरूरत नहीं है भाई। तीसरा हमारा, आपको वंचित कर दिया भाई, वंचित करने के द्वारा आपको वंचित कर दिया इस चीज से, ठीक है भाई, आपको नागरिकता नहीं देंगे हम, तो हमारी मर्जी नहीं देंगे, ठीक है। तो ये 3 तरीके जिससे आपको नागरिकता नहीं मिलती। तो ये आपके भाई नागरिकता वाला टॉपिक खत्म, भाग नंबर 2 खत्म, और हमारे जितने भी आयोग हैं वो खत्म, राज्यों का गठन खत्म, यानी कि आपका जो एक और चैप्टर है, हमारा चैप्टर नंबर जो 3 है, वो भी हमारा पॉलिटी का खत्म हो चुका है। पहले चैप्टर के अंदर हमने अलग चीजें पढ़ी थी, दूसरे के अंदर अलग पढ़ी, तीसरे के अंदर हमने भाग 1 और 2 है इसको कंसीडर किया था, और ये चीजें हम लोग हमारी कंप्लीट हो चुकी है भाई, ठीक है। कल से हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इन प्रश्नों की पीडीएफ है या आपको हैंड रिटन नोट्स से, भाई ये जो चीजें मैंने लिखी आपको ये लिखी लिखाई चाहिए, तो अपना ऐप है भाई, जॉब्स टारगेट के नाम से मिलेगा आपको प्ले स्टोर के ऊपर भाई। उधर कोर्स के सेक्शन के अंदर जाओगे तो भाई उधर आपको कंप्लीट जीके का कोर्स मिल जाएगा, उधर आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का कोर्स मिल जाएगा, उधर आपको रेलवे एनटीपीसी का कोर्स मिल जाएगा। आपका जोन सा मन करे आप वो वाला ले सकते हो, तीनों के अंदर ये जीके की क्लास आपको सेम मिलेगी। दिल्ली पुलिस की कंप्लीट तैयारी करनी है, 40% सिलेबस हमारा हो चुका है, तो आप हमारे इस बैच के अंदर जुड़ सकते हो भाई। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, आपके एग्जाम तक पूरी गारंटी लेते हैं, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा जैसे भाई पिछली बार जो 2023 की दिल्ली पुलिस की भर्ती थी, कोई कोर्स नहीं निकाला था, सिर्फ यूट्यूब पे जीके करवाई थी, तब भी झंडे पाड़ दिए थे। पूछ लेना बच्चों से कितने सिलेक्शन दिए थे। तो दिल्ली पुलिस का अगर लेना चाहो ले सकते हो। रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो भाई, आपके 1 जुलाई से इसकी परीक्षाएं हैं, रेलवे एनटीपीसी +2 लेवल की। ग्रेजुएट वाले को तो अब लेने की जरूरत नहीं है, कि अगर स्टैटिक जिक्का लेना चाहो तो ले लेना, सिर्फ जिक्के वाला, उसी के अंदर से आपकी स्टैटिक जिक्के पूरी हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर हैंड रिटन नोट्स है, और जिक्के की क्लास भी लगा सकते हो आप भाई, 2x की स्पीड करके एक दिन में 2-2 3-3 क्लास करके, क्योंकि ट्रिक से याद करवा रखी तो चीजें आपको याद हो सकती है, ठीक है। बाकी जो +2 लेवल वाले वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका 1 जुलाई से पेपर है, ठीक है। तो अभी आपके पास 1.5 महीने का समय होगा, तो आप अच्छे से चीजें निपटा सकते हो, कम स्टैटिक जीके पॉलिटी वगैरह वगैरह। ओके भाई, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। मिलते हैं रात को 8:30 बजे, कल भी क्लास हुई थी भाई, रात को 8:30 बजे क्लास होगी रेलवे एनटीपीसी के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे रात को 8:30 बजे। ओके, तब तक के लिए अलविदा भाई।